हाल ही में बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस सूची में मैथिली भाषा का नाम नहीं। भाषा के प्रति दोहरे बर्ताव को भी केंद्र सरकार का जो रवैया वो दर्शाता है। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि मैथिली भाषा की प्राचीनता और उसके साहित्यिक और दार्शनिक परंपरा जो बहुत संबद्ध है। भाषा केवल भावनात्मक प्रश्न नहीं है, यह जातीय अस्मिता और गौरव से भी जुड़ी हुई विषय है। आज भी इस भाषा के प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर आप भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशी, पश्चिम में गंडक, ये जितने भी पावन नदियों के बीच का जो भूभाग है ये मिथिला का भूभाग है। सबका उद्भव स्थल जो है वो मिथिला रहा है। 8वीं सदी में शंकराचार्य जी को वेदांत दर्शन को आज भूमि तक सुलभ कराने का काम भी मिथिला वासियों ने ही किया था। आप देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता चाहे कपिल मुनि रहे हों, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हों, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद हों, मीमांसा के जैमिनी हों, न्याय के प्रणेता गंगेश हो, सब मिथिला की धरती पर ही अवतरित हुए हैं। राजा जनक, माँ सीता के पावन भूमि धरती, यायाची मिश्र, याज्ञवल्क्य, मंडन मिश्र, वासुदेव मिश्र, विद्यापति और आधुनिक कवि की बात करें बाबा नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, सबका जो जन्म स्थान है वो मिथिला रहा है। मिथिला प्रदेश का उल्लेख महाभारत में, रामायण में, बौद्ध में, सभी ग्रंथों में है। अगर आप हिंदी भाषा को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम भी मैथिली ने किया है। विद्यापति की भक्ति का श्रृंगार और जितनी भी श्रृंगार मैथिली रचनाएं हैं वो लोक शास्त्र का सुंदर समन्वय है। तो ऐसे में मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं रखना उसके साथ अन्याय है, क्योंकि मैथिली भाषा की जो सर्वांगीण विकास है वो अगर आप इनको शास्त्रीय भाषाओं की सूची में रखते हैं तो ज़्यादा होता है। क्योंकि मैथिली भोजपुरी अकादमी के हम मैथिली अध्यक्ष हो छी और अध्यक्ष हुआ के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर मैथिली भाषा के साथ संगे कोनो तरह के दुर्भावना और साजिश कल जेतै तो ओहि साजिश के हम सब कामयाब नहीं हुआ देबै। तैं केंद्र सरकार से हम निवेदन करै छी कि शास्त्रीय भाषा में जो 5 भाषा के दर्जा भेटलैया उसमें मैथिली के जरूर शामिल कल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।